स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का आगे का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये ऑर्गेनिज्म में कैसा दिखाई देता है, कैसे बनता है, सारा डिटेल सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारा 11th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप एक कॉमन ग्रुप है जिसमें 12th और 11th दोनों के स्टूडेंट्स हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब और आपके डिस्कशन के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया है क्लास 11 का, ज्ञान लैब क्लास 11। तो दो अलग अलग ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आप ज्ञान लैब सर्च कीजिए। ज्ञान लैब का स्पेलिंग यही है, ज्ञान लैब सर्च करोगे तो उसमें कुछ 4500 से ज्यादा मेंबर्स हैं। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। वहां हम आपको आपके सारे अपडेट्स और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और हमने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी 11th के पूरे सिलेबस की, पूरे चैप्टर की फिजिक्स की नोट्स हमने दे दी है और बायो के हाफ सिलेबस की नोट्स हमने दे दी है और एक दो दिन में आपको बाकी का नोट्स भी मिल जाएगा बायो का। तो 11th का टारगेट नोट्स और फिजिक्स का टारगेट नोट्स और बायो का टारगेट नोट्स दोनों ही हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करके दे दिया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। हमने बहुत सुना है डीएनए के बारे में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसा वैसा बहुत बहुत कुछ सुना है डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी कि डीएनए दिखता कैसे है। पिक्चर एज इन एक इमेज दिखाना चाहूंगी। देखो ये अपना सेल है, ठीक है, ऐसा अपना सेल होता है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके अंदर एक सबसे मेन ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर जो मेन ऑर्गेनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। फिर आजू बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल्स होंगे, गोल्जी अपैरेटस होगा, बहुत कुछ, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है और बाकी मटेरियल में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डीएनए को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इस डीएनए को हम, क्रोमोसोम। तो ये देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपका जो डीएनए प्रेजेंट है, इस पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम बना कैसे है, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए से। देखो अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, 12th स्टैंडर्ड में आपको डीएनए के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको डीएनए का बेसिक समझ में नहीं आया है तो 12th के आपके 20 से 25 मार्क्स खतरे में पड़ जाएंगे। अगर आपको 12th में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँ। देखो एक, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, किसकी बात करूं, यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, यानी कि मैमल्स की जिसका एग्जांपल है, तो यूकैरियोटिक सेल में अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 1 मीटर मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर डिस्टेंस मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर मतलब कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। और 2.2 मीटर मतलब कितना होगा, 220 सेंटीमीटर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 220 सेंटीमीटर लंबा डीएनए एक सेल में होता है। एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, ठीक है। और ऐसे हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मतलब लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं। हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो बिलियंस ऑफ सेल्स इंटू 2.2, हर एक सेल में डीएनए प्रेजेंट है, हर एक सेल में लंबा डीएनए प्रेजेंट है। तो इतना ज्यादा डीएनए हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। आखिर ये कोई है क्या चीज, इतना सारा अमाउंट में जो ये चीज प्रेजेंट है, ये डीएनए इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, तभी तो ये इतने ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो देखो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल मतलब क्या होता है, हेलिकल वर्ड का मतलब होता है स्प्रिंग के जैसा। हेलिकल मतलब क्या होता है, ऐसे स्प्रिंग के जैसा। आपका जो पेन आता है ना, बॉल पेन, वो जो टिक टिक करने वाला पेन आता है, उसमें कैसे स्प्रिंग लगी हुई होती है जिसकी मदद से आप बार बार रिफिल ऊपर नीचे करते हो टिक टिक बटन दबा के। ठीक उसी तरीके से हमारा डीएनए भी हेलिकल स्ट्रक्चर है। बस फर्क इतना है कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल। मतलब ऐसा एक स्ट्रैंड है और ऐसा दूसरा स्ट्रैंड है, और ये दोनों स्ट्रैंड मिलके ऐसे हेलिक्स बनाते हैं। मतलब ये दोनों स्ट्रैंड मिलके क्या करते हैं, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हेलिकल का मतलब होता है स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनाना। ये देखो डीएनए कैसे बनता है, डीएनए अलग अलग कंपोनेंट से बनता है। डीएनए का बेसिक कंपोनेंट क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजन प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन कंपोनेंट बेसिक हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। जैसे हमने अब तक पढ़ाई की है
प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स कैसे बने हैं? अमीनो एसिड से बने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड कैसे बने हैं? पॉलीसैकेराइड्स आपके कैसे बने हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी कि सिंपल शुगर से बने हैं, ठीक है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड से बना है। फैट कैसे बना है, या फैट नहीं बोल सकते, लिपिड। अगर मैं लिपिड लिखूं यहाँ पे, तो लिपिड कैसे बने हैं? लिपिड आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जैसे हर एक बायोमोलिक्यूल किसी ना किसी मोनोमर से बना है, वैसे ही हमारे डीएनए का भी मोनोमर होता है। मोनोमर मतलब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल जब तीसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, तो आपको एक लंबा मॉलिक्यूल मिलता है। तो वो एक कौन सा मॉलिक्यूल है जो बड़ा होके, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जुड़ के डीएनए स्ट्रक्चर बनाता है? तो एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ आकर चेन बनाते हैं, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ आकर अनलिमिटेड चेन बनाते हैं, तो इस चेन को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इस चेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है? क्या समझना है आपको कि आपका जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके ऊपर हम आएंगे, मैं अभी बताऊंगी आपको ये फुल फॉर्म कैसे याद रखना है। तो ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बनते हैं। बच्चे कभी जिंदगी भर इनका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है कि मैम क्रोमोसोम कैसे बना और डीएनए कैसे बना। देखो, क्रोमोसोम बना है डीएनए से, क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से। और डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। ओके, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए बना है क्रोमोसोम से, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बना है डीएनए से, और डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। अब डीएनए का फंक्शन क्या होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए? आपने ऑलरेडी पढ़ा है, डीएनए का फंक्शन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना। यानी कि इतना लंबा जो हमारा डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल इतने से सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल इतने से सेल में कैसे आ जाता है? 2 मीटर लंबा डीएनए इत्तू से सेल में, मतलब अपना सेल इतना ऐसे छोटा सा डॉट होता है, इसके अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे फिट हो सकता है? तो ये सारी चीजें आप 12th में पढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए कैसे पैकेज होता है, कैसे छोटा सा डीएनए बड़े से न्यूक्लियस के अंदर जाके फिट हो जाता है, ये सब आप 12th में पढ़ोगे। आपको फिलहाल क्या समझना है कि डीएनए होता क्या है? डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो सबसे बड़ा बायोमॉलिक्यूल है हमारे बाकी के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जैसे आपके पेरेंट्स का बाल का कलर अगर ब्राउन है, तो आपका कलर, आपके बाल का कलर ब्राउन होगा। अगर आपके पेरेंट्स की स्किन का कलर व्हाइट है, तो आपकी स्किन का कलर व्हाइट होगा। अगर आपके फादर के आईज का कलर ब्लू है, तो आपको भी अगर ब्लू आईज मिली, मतलब आपके अंदर आपके फादर का डीएनए आया है, मतलब फादर का जीन एक्सप्रेस हुआ है। डीएनए तो फादर और मदर दोनों का आता है, हाफ डीएनए फादर का, हाफ डीएनए मदर का, यानी हाफ नंबर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम फादर एंड हाफ गैमेट्स फ्रॉम मदर। तो गैमेट्स तो दोनों ही पेरेंट्स से आते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कोड वर्ड्स होते हैं। जी हाँ, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, कोड वर्ड तो कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स को होता है, हमको कोड वर्ड कहाँ से आ गया? तो कोड वर्ड्स अपने डीएनए में भी होते हैं। हमारे डीएनए में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोड वर्ड्स होते हैं जो हर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी करते हैं। अभी जैसे समझो कि पहले के जमाने में हैरी पॉटर मूवी आपने देखी होगी, तो हैरी पॉटर मूवी में कैसे बताया गया है कि जब भी जो अपने एक्टर्स थे, उनको जब भी अपने डॉम में जाना होता था, जब भी उनको अपने पर्टिकुलर रूम में जाना होता था, तो हर एक दरवाजे का एक पासवर्ड होता था, एक कोड होता था। जब तक आप वो कोड नहीं बोलोगे, जैसे अली बाबा 40 चोर की मूवी में खुल जा सिम सिम, ये एक कोड वर्ड था। तो जब तक आप वो स्पेसिफिक कोड नहीं बोलोगे, तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, तब तक आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही अपने डीएनए के ऊपर भी कुछ स्पेशल जेनेटिक कोड्स होते हैं, वो जेनेटिक कोड्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। वो जेनेटिक कोड्स कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। जेनेटिक कोड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। मतलब आपके बाल का कलर क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी नहीं होगी, आप मेल बनोगे कि फीमेल बनोगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके क्रोमोसोम्स और आपके डीएनए में स्टोर्ड होती है। So this is the major function of DNA. It stores genetic information in the form of nucleotides. Okay, genetic information in the form of nucleotides.
और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे बच्चे तक ट्रांसफर की जाती है, मतलब इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब यहाँ पे देखो, आपको न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन बताया गया है, मैंने जितना इंट्रोडक्शन बताया उतना आपको समझ में आया है पक्का। चलो अब टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे हमारे टेक्स्ट बुक में जो हमको थ्योरी दी गई है उसके बारे में। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि न्यूक्लिक एसिड ये नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे स्विस, यानी एक साइंटिस्ट थे स्विट्जरलैंड के, स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी 1869 में। इन्होंने एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की जिसमें इन्होंने न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया पस सेल्स से। देखो पस सेल्स मतलब क्या होते हैं, आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ मैं। पस सेल्स मतलब क्या होते हैं, जहां पे आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जब भी आपको कोई चोट लग जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पे उतना एरिया आपका इन्फ्लेम हो जाता है, सूज जाता है, और वहां पे आपको छोटे छोटे बॉइल्स हो जाते हैं, यानी छोटी छोटी फोड़ी हो जाती है, छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, और उस फुंसी के अंदर जो येलो येलो कलर का पस जमा हो जाता है उसको हम बोलते हैं पस सेल्स, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल या एंटीजेनिक इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में जो फाइटर सेल्स हैं, जो WBCs है, वो WBCs बहुत अलर्ट हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है अगर बॉडी में बीमारी हो रही है तो हमको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी बॉडी में किसी भी तरीके की इंजरी होती है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो WBC सेल्स हमेशा पहुंच जाते हैं हमारे सेल्स को बचाने के लिए। WBC सेल जब अपने हेल्दी सेल्स को बचाते हैं, समझो ये आपका हाथ है, यहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके आसपास का जो सेल्स है वो सारे सेल्स मर जाएंगे ताकि बाकी के सेल्स प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, बाकी के सेल्स प्रोटेक्टेड रहें। इसीलिए इन्फेक्शन के आसपास के सेल्स आपके जो पक जाते हैं, ओके, उनके अंदर पस भर जाता है। तो इन पस वाले सेल्स के अंदर आपके WBC सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं इनके अंदर, आपके WBC सेल्स रहते हैं। तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, वो अलग अलग हॉस्पिटल में जाके ऐसी पस वाली बैंडेज इकट्ठा कर रहे थे, मतलब जहां जहां जिस जिस हॉस्पिटल में जख्मी पट्टियां होती थी वो डस्टबिन में डाल देते थे। तो ये साइंटिस्ट जाके वो गंदी वाली बैंडेज जो होती है, गंदी वाली पट्टी जो होती है जिसके ऊपर येलो येलो पस लगा हुआ होता है, वो ये बैंडेज इकट्ठा करके लाते थे, वो पस सेल्स इकट्ठा करते थे, और उसको क्या करते थे, उसको पहले वो बेसिक अल्कोहल से वॉश करते थे। अल्कोहल से वॉश करने पर क्या होता था, ये जो पस सेल्स है इनके बाहर की जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाती थी। ये पस सेल्स के बाहर की सेल वॉल क्या हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। ये सेल वॉल ब्रेक करने के बाद वो उसको और एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ ट्रीट करते थे, यानी एक पर्टिकुलर एंजाइमेटिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते थे, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। ये पेप्सिन के वजह से क्या होता था, देखो ये आपका सेल है, ये आपका सेल वॉल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक सेल है, सेल वॉल और न्यूक्लियस, हमको न्यूक्लियस से लेना देना है, ठीक है। तो हमारे फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, पहले उन्होंने इस पूरे सेल का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखा, फिर उसके बाद उन्होंने सेल को अल्कोहल के साथ वॉश किया और फिर से सेल को माइक्रोस्कोप में देखा, तो सेल इस तरीके से दिखाई दे रहा था। अब इस सेल को उन्होंने पेप्सिन केमिकल के साथ, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइमेटिक केमिकल के साथ ट्रीट करके देखा, तो अब सेल का ये जो पूरा साइटोप्लाज्म वाला मटेरियल था वो डिग्रेड हो गया, अब सिर्फ बचा अंदर का न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को जब उन्होंने एक बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन के साथ वॉश किया, बेस वॉश मतलब क्या होता है, सॉल्ट सोल्यूशन, या जिसको आप बोल सकते हो अल्कलाइन सोल्यूशन। तो जब उन्होंने इस सेल को, ये जो अपना पेप्सिन वॉश्ड सेल था, उसको जब उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया, तो उसके बाहर बाहर का, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर बाहर का सारी चीजें निकल गई, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, अब सिर्फ वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिली। और इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जब हमारे साइंटिस्ट ने एसिड के साथ ट्रीट किया और उसका पीएच टेस्ट किया, तो हमारे साइंटिस्ट को क्या पता चला कि ये केमिकल एसिडिक है। ये केमिकल कैसा है, ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। आपने किया होगा स्कूल में कभी ना कभी 10th स्टैंडर्ड में पीएच का टेस्ट, लिटमस पेपर टीचर दे देती थी, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर, और आपको बोला जाता था कि किसी भी केमिकल का पीएच टेस्ट करो। आपको वाटर का पीएच टेस्ट करने बोला जाता था, तो वाटर न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं होता है। एसिडिक मॉलिक्यूल में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से अलग अलग केमिकल टेस्ट होते हैं। ये लिटमस टेस्ट तो बहुत बेसिक है, ये एकदम छोटे छोटे बच्चों को कराया जाता है, ओके सॉरी, ये लिटमस टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ये एकदम छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। लेकिन
साइंटिस्ट ने अलग अलग केमिकल टेस्ट किए जिसके वजह से उनको कंफर्म हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो एसिडिक मटेरियल है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने इस मॉलिक्यूल को नाम दिया था न्यूक्लिन। इस मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। फिर इस न्यूक्लिन को जब उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया और अलग अलग एसिडिक ट्रीटमेंट्स किए, अलग अलग एसिडिक टेस्ट किए, तो उनको पता चला कि अरे ये न्यूक्लिन तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मतलब इसका पीएच जो है वो एसिडिक है। तो फिर जाके उन्होंने इस केमिकल को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। इस केमिकल को नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड। तो ये है हिस्ट्री कि न्यूक्लिक एसिड का नाम कैसे पड़ा। देखो इधर पे पीछे थियोरी में देखते हैं। तो जो फ्रेडरिक मिशर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने पस सेल्स आइसोलेट किए। By 1938, it became evident that nucleic acids are of two types. क्या बताया गया है हमको इधर पे? 1938 में हमको दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स देखने को मिले, एक है डीएनए और एक है आरएनए। दो टाइप के कौन से न्यूक्लिक एसिड्स देखने को मिले? डीएनए एंड आरएनए। अब दोनों में फर्क क्या है? अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रही हूँ। डीएनए और आरएनए आप ये 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको इसका डिस्टिंग्विश ऑलरेडी आता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीई, डी मतलब क्या होता है? लेस या रिमूवल। डीई का मतलब क्या होता है? रिमूवल। आपका डीएनए जिस शुगर से बना है, देखो हमारा डीएनए कैसे बना है, मैंने आपको क्या बताया? आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से बना है। अपना डीएनए कैसे बना है? न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से बना है। ओके, मैं आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये अपना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ऐसे एक 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर होती है। अब आप सोचोगे मैम 5 कार्बन कैसे है? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, यहाँ पे आपका 5th कार्बन होता है। तो ऐसे 5 कार्बन वाली शुगर होती है और इधर पे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। तो ऐसी 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ये शुगर राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है? ये राइबोज शुगर है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में देखा था ना कि शुगर कितने टाइप की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो राइबोज शुगर एक मोनोसैकेराइड है जो 5 कार्बन वाली शुगर है, इसीलिए हम इस शुगर को बोलते हैं पेंटोज शुगर। इस शुगर को हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर जो होती है, इसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल दो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर आप निकाल दो, तो इस शुगर को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस शुगर को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर। यानी कि राइबोज शुगर में से हमने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया है। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। तो जब आप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हो राइबोज शुगर में से, तो उस शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। उस शुगर को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो हमको क्या बताया गया है यहाँ पे? ये देखो, आपका जो डीएनए है, इट इज मेड अप ऑफ, लाइक डीएनए 2 टाइप्स के हैं। एक डीएनए, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप की है, एक डीएनए एक आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन वाली शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम है, और आरएनए के पास जो 5 कार्बन वाली शुगर है, आरएनए भी राइबोज शुगर से ही बना है। आरएनए भी किससे बना है? राइबोज शुगर से ही बना है। लेकिन आरएनए के पास कंप्लीट ऑक्सीजन है और डीएनए के स्ट्रक्चर में से, डीएनए की शुगर में से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल दिया गया है। इसीलिए डीएनए की शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज और आरएनए की शुगर को बोलते हैं राइबोज शुगर। और न्यूक्लिक एसिड ये नाम क्यों पड़ा? न्यूक्लिक इसीलिए पड़ा क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। न्यूक्लिक क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर, मतलब ऐसा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर डीएनए होता है। तो ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर था, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक पड़ा। और इसको हम एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीएच टेस्ट करने पे हमको इसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट्स देखने को मिले। ये तो बहुत बाद में पता चला साइंटिस्ट को कि डीएनए जो है वो एसिडिक किसके वजह से है? फॉस्फोरस ग्रुप के वजह से। किसके वजह से डीएनए एसिडिक है? फॉस्फोरस ग्रुप की वजह से। मतलब देखो अपना जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये जो पी मॉलिक्यूल्स है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल्स है? ये फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स है। इसके वजह से डीएनए जो है एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ओके, तो डीएनए के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर, ओके, एक फॉस्फोरिक ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपको एग्जाम में क्या आता है, आपको ना बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। क्या पूछा जाता है आपको एग्जाम में? गिव 2 एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और बच्चे ये लिख ही नहीं पाते हैं। इसका आंसर क्या है? डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल क्या है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर देखा जाता है।
डीएनए इज हेरिडेटरी। क्लोरोप्लास्ट यानी प्लांट्स में भी डीएनए होता है, ओके, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? हरित्व बोलते हैं इसको। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित्व, जिसके वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम भी धूप में खड़े हो जाते हैं ऐसे जादू के जैसे, और हमारा भी फोटोसिंथेसिस होने लग जाता, लेकिन हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो प्लांट्स का डीएनए कहाँ देखा जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करने वाला मटेरियल। मतलब आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आपके अंदर आए, कैसे? डीएनए की मदद से। तो डीएनए को हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कोई मटेरियल ट्रांसफर होता है या कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। The nucleic acids are among the largest of all molecules found in living beings. अभी तक जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े, प्रोटीन्स हमने पढ़ा, हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो इन चारों बायोमोलिक्यूल के कंपैरिजन में सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक सेल के अंदर, ओके। दे कंटेन 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा डीएनए 3 मॉलिक्यूल्स से बना है। एक 5 कार्बन वाली शुगर, कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। आपको नाम याद रखना है। 5 कार्बन वाली कौन सी शुगर होती है डीएनए में? राइबोज शुगर। फिर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, जिसके वजह से डीएनए का एसिडिक नेचर है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस यानी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। 5 अलग अलग नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं। तो कौन से ग्रुप है, उनका क्या फंक्शन है, उनको कैसे याद करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये तीनों मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये तीनों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखो, ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल शुगर, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप, और आपका ये थर्ड मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीनों मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोरिक एसिड निकाल दूं, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोरिक एसिड निकाल दूं, समझो ये फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं डिलीट कर दूं, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में से अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, ओके। इतना आपको समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़े? ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, ये हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये आपका फर्स्ट स्ट्रैंड है डीएनए का, ये आपका डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट से बनता है, लिपिड फैटी एसिड से बनता है, ठीक उसी तरीके से हमारा डीएनए मॉलिक्यूल किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए मॉलिक्यूल किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जब एक साथ आकर जुड़ जाते हैं तो हमको डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है। हमने डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि न्यूक्लियोटाइड का 2 बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया। पहला स्ट्रक्चर है शुगर, कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है वो हमने समझ लिया, और दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन इसमें से जो तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस, इसके बारे में अब आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये देखो, ये आपके अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। डीएनए जिन 2 नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है, मतलब डीएनए के अंदर बहुत अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। टोटल नेचर में 5 टाइप के नाइट्रोजन बेस एग्जिस्ट करते हैं, और उन पांचों नाइट्रोजन बेसिस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है पिरिमिडीन और सेकंड कैटेगरी है प्यूरिन। पिरिमिडीन मतलब क्या होता है और प्यूरिन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अपने दिमाग में से सारा कचरा खाली कर दो और एक चीज अच्छे से समझो कि अब जो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो ये सिंपल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बायोलॉजी बोल सकती हूँ मैं, डिफिकल्ट नहीं बोल सकती, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बायोलॉजी है, और बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बच्चे क्यूरियस होते हैं ये सारी चीजें समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, हम डीएनए का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वैसे डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बेसिक अच्छे से समझ लोगे तो आपको जेनेटिक्स हमेशा अच्छा लगेगा। तो डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, और एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस 5 अलग अलग टाइप के होते हैं। पांचों नाइट्रोजन बेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है पिरिमिडीन और एक है प्यूरिन। अब पिरिमिडीन में कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं और प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं, और पिरिमिडीन और प्यूरिन में क्या फर्क है? तो देखो, पिरिमिडीन में 3 कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आ रहे हैं? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ये तीनों नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अच्छे से सुनो। दिस इज साइटोसिन, दिस इज यूरासिल एंड दिस इज थाइमीन। ये पिरिमिडीन के अंदर आते हैं। और प्यूरिन के अंदर 2 नाइट्रोजन बेस कौन से आते हैं? एडिनाइन एंड ग्वानाइन, या एडिनिन एंड ग्वानिन।
अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम ये पांचों नाम याद रखने हैं क्या? यस, आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं। अब सेकंड कंफ्यूजन ये होता है कि मैम कौन सा नाइट्रोजन बेस कौन सी कैटेगरी में आता है, कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही कॉमन सी ट्रिक है। एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ऑल गॉड्स आर प्योर। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने यहाँ पर? ऑल गॉड्स आर प्योर। हम सब जानते हैं कि सभी भगवान शुद्ध होते हैं, सभी भगवान प्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे मैम बायोलॉजी में भगवान क्यों लेकर आ रही हैं? देखो इधर देखो, क्या बोला मैंने यहाँ पे? ऑल गॉड्स आर प्योर। आपको याद क्या रखना है कि पिरिमिडीन के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं और प्यूरिन के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं। देखो वैसे तो बच्चों को स्ट्रक्चर की मदद से भी याद रह सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर 16वीं 17वीं के बच्चों को पढ़ना होता है। आपको मैं अभी से बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि स्ट्रक्चर को याद रखो, आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ नाम याद रहना चाहिए। तो याद कैसे रहेगा कि कौन से नाइट्रोजन बेस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो अगर ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया तो ये स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म देखो, ऑल वर्ड का ए ले लो, गॉड्स का जी ले लो, और ये आर को मतलब इग्नोर करो, और ये जो प्योर है, प्योर के साथ क्या सिमिलर साउंड हो रहा है? प्यूरिन। प्यूरिन का शॉर्ट फॉर्म प्योर। ओके, तो देखो ऑल का ए यानी कि एडिनाइन, गॉड्स का जी यानी कि ग्वानाइन। एडिनाइन एंड ग्वानाइन ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्यूरिन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि प्यूरिन का साउंड किससे सिमिलर मैच कर रहा है? प्योर से मैच कर रहा है। तो ये बहुत ही सिली सा ट्रिक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, आपको ना अब हर चीज रट्टा मार के याद नहीं रहने वाली है। अब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो, आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हो, और खास करके गवर्नमेंट ने एग्जाम वगैरह का ऐसा डिसीजन लिया है, तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो आपका 12th स्टैंडर्ड अच्छे से जाए। 11th का बेस अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आपको 12th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ऐसी सिली सिली ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। सिली ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, जिसको याद हो जाता है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और मुझे तो इस ट्रिक से हमेशा याद रहता है। मुझे याद कभी कभी करने में डिफिकल्टी हो जाती है, मतलब होती थी, कि प्यूरिन्स कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं और पिरिमिडीन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि ऑल गॉड्स आर प्योर करके अगर एक स्टेटमेंट हम बनाएं, तो उस स्टेटमेंट में ऑल का ए और गॉड्स का जी ये दोनों एडिनाइन और ग्वानाइन दोनों प्यूरिन के अंदर आते हैं, और प्योर ये शॉर्ट फॉर्म है प्यूरिन का। तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट याद कर लिया तो मुझे अपने आप याद हो जाएगा कि प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन बेस कौन से आते हैं? एडिनाइन और ग्वानाइन। और बचे 3 नाइट्रोजन बेस, तो वो 3 नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं पिरिमिडीन के अंदर, साइटोसिन, यूरैसिल एंड थाइमिन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या फर्क है? तो जो बच्चे स्मार्ट हैं उनको अब तक समझ में आ गया होगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन में स्ट्रक्चर का फर्क है। प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। देखो ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग। प्यूरिन स्ट्रक्चर्स डबल रिंग कंपाउंड होते हैं और पिरिमिडीन स्ट्रक्चर सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। एक ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, मतलब इसमें एक ही कार्बन वाली रिंग प्रेजेंट होती है। तो अब याद कैसे रहेगा कि प्यूरिन में डबल रिंग है कि पिरिमिडीन में डबल रिंग है? क्योंकि आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर, पर आपको याद रखना है कि कौन सा प्यूरिन है कौन सा पिरिमिडीन है। तो याद कैसे रहेगा कि प्यूरिन के अंदर डबल रिंग होता है कि पिरिमिडीन के अंदर डबल रिंग होता है? देखो इधर पे रिवर्स थिंकिंग यूज करो। पिरिमिडीन का नाम बड़ा है, इसकी स्पेलिंग बड़ी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर छोटा होगा, यानी एक रिंग का स्ट्रक्चर होगा। और प्यूरिन का नाम छोटा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। आपके साथ होता है ना ऐसा स्कैम, क्वेश्चन छोटा रहता है लेकिन आंसर कितना बड़ा रहता है, और कई बार क्वेश्चन कितना बड़ा रहता है लेकिन उसका आंसर 2 स्टेप में ही आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही टेक्निक फॉलो करो, जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा, जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा। तो पिरिमिडीन का नाम बड़ा है इसीलिए इसके अंदर 1 रिंग का कंपाउंड है, प्यूरिन का नाम छोटा है इसीलिए इनके पास 2-2 रिंग के कंपाउंड्स हैं। तो ये हो गए आपके नाइट्रोजन बेस का टेक्निक कि याद कैसे रखना है। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बनता है। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। तो एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में क्या होता है पहले वो अच्छे से समझ लो। तो एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में होता है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका कॉम्प्लीमेंटारिटी क्या है, मैं आपको सब बताऊंगी। तो टोटल नाइट्रोजन बेस 5 टाइप के हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स मतलब डबल रिंग कंपाउंड, पिरिमिडीन्स मतलब सिंगल रिंग कंपाउंड। प्यूरिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, एडिनाइन एंड ग्वानाइन। ऑल गॉड्स आर प्योर, ये स्टेटमेंट याद रखो।
और बाकी के बचे 3 नाइट्रोजन बेसेस पिरिमिडीन के अंदर आते हैं। अब आपको आगे समझना क्या है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो उसके पहले ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में हमको क्या बताया गया है। आपको अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने जा रही हूँ, ठीक है। अपने आप को फ्रेश कर लो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले, वरना आपका बंटाधार हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अभी अभी आपने डीएनए का स्ट्रक्चर बेस से पढ़ लिया तो आपको 12th में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो देखो, ये आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा हमको दिखाई देता है। अगर मैं ये ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है अपना डीएनए का, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसा खोल दूं तो मुझे 2 ऐसे सिंगल स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे। देखो, ये मेरा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को मैंने खोल दिया, मतलब ये जो बीच बीच का बॉन्डिंग है इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कट कर दिया, तो मुझे ऐसे 2 लूज स्ट्रैंड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 2 ओपन लूज स्ट्रैंड देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपका जो एडिनाइन है, मतलब ए हमेशा टी के साथ बाइंड हो रहा है। देखो, जहां जहां ए है वो टी के साथ बाइंड हो रहा है, और जहां जहां पर जी है वो हमेशा सी के साथ बाइंड हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मैं आपको सब बताती हूँ, सब्र रखो। ये देखो, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, फिर ये आपका तीसरा न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, और फिर ये आपका चौथा न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल। तो एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल दूसरे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, और ऐसे ऐसे जब तक ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे आपका डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा। लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर एक स्ट्रैंड ऐसी बनी है और दूसरी स्ट्रैंड ऐसी बनी है और इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉन्ड ही नहीं है तो दोनों स्ट्रैंड हवा में लटकते रहेंगे। जैसे अगर आप सीढ़ी इमेजिन करो, अगर सीढ़ी का बीच का ये हिस्सा टूट जाए, ये बीच का लैडर टूट जाए, तो आप हवा में लटक जाओगे, आधा इंसान इधर आधा इंसान इधर। तो ये दोनों स्ट्रैंड को एक साथ पकड़ के रखने के लिए हमको बीच में बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की मदद से। कैसे बनते हैं ये बॉन्ड्स? प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की मदद से। देखो, अभी मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एकदम ध्यान से सुनो। आपको मैं यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक पहला प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, और दूसरा प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल नेचर। देखो इधर, देखो क्या लिख रही हूँ मैं। पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, और दूसरा प्रॉपर्टी में क्या लिखने जा रही हूँ? एंटी पैरेलल नेचर। दोनों का मतलब क्या होता है एकदम अभी 5 मिनट ध्यान से सुनना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मतलब क्या होता है? हमने क्या पढ़ा कि पिरिमिडीन्स के अंदर 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं। कौन से 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं? साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। और प्यूरिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजन बेसेस हैं। कौन से 2 नाइट्रोजन बेसेस हैं? एडिनाइन एंड ग्वानाइन। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मतलब क्या होता है? जैसे हर एक ताले की एक फिक्स चाबी होती है, हर एक मोबाइल का एक फिक्स चार्जर होता है, ठीक उसी तरीके से हर एक नाइट्रोजन बेस अपने फिक्स पार्टनर के साथ ही जुड़ता है। जैसे समझो, अगर आपने अपने स्कूल में पीटी शूज के साथ ब्लैक शूज पहन लिए, जैसे व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी है, एक शूज व्हाइट पहना है, एक शूज ब्लैक पहना है, तो ये बहुत ऑड हो जाएगा। अगर आपने एक हिल वाली चप्पल पहनी और एक फ्लैट चप्पल पहनी, तो ये बेस मतलब ये पैर सही नहीं है, ये जोड़ी सही नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से, क्योंकि ऐसे में बैलेंस बिगड़ जाएगा, एक हिल वाली सैंडल पहनने से और एक फ्लैट चप्पल पहनने से पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। मतलब इमेजिन करो कि आपका जो एडिनाइन है, एडिनाइन जो है वो ऐसा डबल रिंग कंपाउंड है। एडिनाइन क्या है? ऐसा डबल रिंग कंपाउंड है, और इसके पास 2 नाइट्रोजन बेस, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और आपका जो थाइमीन है उसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एडिनाइन और थाइमीन मिलके अपने अपने इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ जोड़ देते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं, ताकि जिससे एडिनाइन भी बैलेंस हो जाए और थाइमीन भी बैलेंस हो जाए, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो इधर देखो, ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एडिनाइन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, थाइमीन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने मिलके 2 बॉन्ड्स बना लिए, और इसकी वजह से हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जो बीच में बॉन्ड्स बन रहे हैं ये कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका एडिनाइन एक प्यूरिन है। एडिनाइन क्या है? एक प्यूरिन कंपोनेंट है। और थाइमीन क्या है? एक पिरिमिडीन कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडीन कंपोनेंट के साथ ही पेयर करता है। क्या बोला मैंने? एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडीन कंपोनेंट के साथ ही पेयर करता है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैम पिरिमिडीन में तो साइटोसिन भी आता है और यूरासिल भी आता है। करेक्ट, पिरिमिडीन में साइटोसिन भी आता है, यूरासिल भी आता है। तो हमने थाइमीन ही क्यों यूज किया?
क्योंकि जो अपना यूरेसिल कंपोनेंट है, जो अपना यूरेसिल कंपोनेंट है, यूरेसिल छोड़ दो, जो अपना साइटोसिन कंपोनेंट है, साइटोसिन कंपोनेंट के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साइटोसिन कंपोनेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 3। तो अगर वो एडिनाइन के साथ बाइंड करता, मतलब समझो अगर मैं इधर पे साइटोसिन ड्रॉ करूं, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अपने एडिनाइन के पास सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए ये पार्ट भूल जाओ, ओके। अगर एडिनाइन को मैं साइटोसिन के साथ जोड़ती, क्योंकि साइटोसिन भी तो पिरिमिडीन है, अगर ऐसी बात है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही जुड़ना चाहिए, तो पिरिमिडीन कोई भी हो, चाहे साइटोसिन हो चाहे थाइमीन हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि साइटोसिन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एडेनाइन के पास सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड हवा में लटकता रहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहेगा और जिसके वजह से आपके डीएनए का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से आपको हमेशा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्यूरीन को पिरिमिडीन के साथ ही बाइंड करना होता है। और कौन सा प्यूरीन कौन से पिरिमिडीन के साथ बाइंड होगा? ए विल ऑलवेज बाइंड विथ टी। तो अब आप सोचोगे कि मैम फिर सी और जी क्यों एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं? सोचो, तुम खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन था और टी के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया। सी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जी के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इधर देखो, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो डायग्राम देख लेंगे। ये देखो, सी और जी का बॉन्डिंग देखो। सी के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और जी के पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और सी और टी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसको हम बोलते हैं वापिस से प्यूरिन एंड पिरिमिडीन का पेयरिंग। देखो, एक आपका प्यूरिन है, एक आपका पिरिमिडीन है। फिर से यहाँ पे पिरिमिडीन, यहाँ पे प्यूरिन, यहाँ पे प्यूरिन नहीं, यहाँ पे पिरिमिडीन, यहाँ पे प्यूरिन, फिर यहाँ पे प्यूरिन, यहाँ पे पिरिमिडीन। तो ऐसे आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए, इधर देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में मैं इनका कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, इधर देखो, इस स्ट्रक्चर में टोटल 3 रिंग कंपोनेंट है, इसका 2 रिंग और इसका 1 रिंग, टोटल 3 रिंग्स। यहाँ पे टोटल 3 रिंग कंपोनेंट है, फिर यहाँ पे टोटल 3 रिंग का कंपोनेंट है, ठीक है। ऐसे 3 रिंग का कंपोनेंट्स होने की वजह से आपके डीएनए का रेशियो मेंटेन रहता है, 3/3/3/3, ऐसे पूरा अगर स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो अपने डीएनए का स्ट्रक्चर बैलेंस रहता है। और इसीलिए इस पेयरिंग को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का मतलब होता है प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विथ पिरिमिडीन। प्यूरिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। प्यूरिन विल ऑलवेज मेक बॉन्ड विथ व्हाट? पिरिमिडीन। इतना आपको समझ में आया है? पक्का? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एंटी पैरेलल नेचर के बारे में। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का मतलब होता है एक ताले के अंदर उसकी स्पेसिफिक चाबी जाएगी। हर एक मोबाइल का एक स्पेसिफिक चार्जर होता है, ठीक उसी तरीके से प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बाइंड करता है। और कौन सा प्यूरिन कौन से पिरिमिडीन के साथ बाइंड करेगा? ए विल ऑलवेज बाइंड विथ टी एंड जी विल ऑलवेज बाइंड विथ सी। ओके, ये 4 नाइट्रोजन बेसेस हो गए। अब आप सोच रहे होगे कि मैम 5वां नाइट्रोजन बेस किधर गया? जो यूरेसिल है वो कहाँ गया? तो कभी कभी जब अपने पास टी अवेलेबल नहीं होता है तब हम यू यूज कर लेते हैं। क्यों ऐसा? ये देखो, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखो और थाइमीन का स्ट्रक्चर देखो, दोनों का स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है। सिर्फ थाइमीन में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है। थाइमीन में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल कौन सा है? CH3 ग्रुप। और यूरेसिल के पास वो CH3 ग्रुप नहीं है, इसके वजह से थाइमीन जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है और यूरेसिल जो है ये थोड़ा सा हल्का मॉलिक्यूल हो जाता है। तो कभी कभी देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी चाबी को थोड़ा सा टेढ़ा करने से भी ताला खुल जाता है, ओके, अगर सेम चाबी रहेगी तो। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास थाइमीन अवेलेबल नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव यूरेसिल यूज कर सकते हो। जब अपने पास थाइमीन अवेलेबल नहीं होता है तो हम यूरेसिल यूज कर लेते हैं। और ज्यादातर यूरेसिल आरएनए के स्ट्रक्चर में यूज होता है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। आरएनए के पास डबल स्ट्रैंड नहीं होती है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में मैं थाइमीन यूज करूंगी तो थाइमीन हैवी हो जाएगा, ओके। लेकिन थाइमीन का ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है ना अपने पास, यूरेसिल, तो क्यों ना हम यूरेसिल यूज करें। मतलब देखो, अगर आपके कॉलेज में पानी की टंकी होती है तो आप बड़ा बॉटल नहीं लेके जाते हो पानी का, आप छोटा बॉटल लेके जाते हो ताकि बॉटल खाली हो तो आप कॉलेज में भर सकते हो।
लेकिन अगर आपके कॉलेज में पानी ही नहीं है, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप बड़ा बॉटल कैरी करते हो, क्योंकि पता नहीं जहाँ सेंटर लगा है वहां पे वाटर होगा कि नहीं होगा, वहां पे साफ पानी होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए जब आपके पास ऑल्टरनेटिव होता है तो आप ऑल्टरनेटिव यूज करते हो, जब ऑल्टरनेटिव नहीं होता है तो फिर हमको मजबूरन वही मॉलिक्यूल यूज करना पड़ता है। तो थाइमीन का ऑल्टरनेटिव है यूरासिल। जैसे एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करेगा, ए विल ऑलवेज बाइंड विद टी, अगर टी अवेलेबल नहीं है तो वो यू के साथ बाइंड करेगा। और यू ज्यादातर किस में देखा जाता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसको थाइमीन का स्ट्रक्चर बहुत हैवी लगता है, इसीलिए वो थाइमीन नहीं लेता है, यूरेसिल स्ट्रक्चर बनता है आरएनए में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एंटी पैरेलल नेचर की तरफ। तो चलो एंटी पैरेलल नेचर समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग वाला पार्ट फिर से वापस रिपीट करके देखो 2 बार, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अब बारी आती है हमारे एंटी पैरेलल नेचर के बारे में समझने की। एंटी पैरेलल नेचर मतलब क्या होता है डीएनए का। डीएनए के स्ट्रैंड्स दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रैंड 5' to 3' के डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाला स्ट्रैंड ऐसे उल्टा जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। अब 5' मतलब क्या होता है और 3' मतलब क्या होता है, देखो ये समझाने के लिए मैं आपको डीएनए का दूसरा स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो सब लोग, देखो अपना जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस हमेशा न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है, और फॉस्फोरिक एसिड हमेशा 5th कार्बन पे अटैच होता है। नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन पे और फॉस्फोरिक एसिड 5th कार्बन पे। और जो नया न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल आएगा, देखो इधर पे मैं आपको प्रीवियस डायग्राम से समझाती हूँ। हाँ देखो, ये अपना फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, ये अपना क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। ये फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ है, और 5th कार्बन पे आपका फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो रहा है। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जो आया है, ये देखो ये आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल कहाँ से अटैच हो रहा है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के 3rd कार्बन पे। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जो आया वो फर्स्ट मॉलिक्यूल के 3rd कार्बन पे अटैच हुआ। ठीक है, 3rd कार्बन पे अटैच होके उसने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाया, और फिर अब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल अटैच हो गया। अब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से 3rd न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल अटैच होगा, तो 3rd न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल वापिस कहाँ पे अटैच हुआ, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के 3rd कार्बन पे। मेरे बोलने का मतलब क्या है, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, इसका 3rd कार्बन, फिर यहाँ से आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल अटैच होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, फिर वापस यहाँ पे आपका 3rd कार्बन, ये आपका तीसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ पे अटैच होते हैं, 3rd कार्बन पे अटैच होते हैं। और इस न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के 5th कार्बन से क्या अटैच्ड रहता है, फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड रहता है। क्या अटैच्ड होता है, फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड होता है। ठीक है, तो अब आपको ये डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, आप कितने भी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल ऐड कर दो, आप चाहिए तो 1000, 1,00,000, 1 करोड़, कितने भी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल अटैच करते जाओ, ऐसे लंबा 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 चेन बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा एंडिंग में जहाँ पे आपको कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसे मतलब लटकता हुआ दिखाई देगा। इस मॉलिक्यूल का 3rd कार्बन और इस मॉलिक्यूल का 5th कार्बन आपको हवा में लटकता हुआ दिखाई देगा। क्या बोला मैंने आपको, आप कितना भी लंबा न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल का चेन बना लो, आपको जो लास्ट मॉलिक्यूल और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा, जो लास्ट मॉलिक्यूल और फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा, उनके जो इनकम्प्लीट एंड्स है, मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल का 5th कार्बन और लास्ट मॉलिक्यूल का 3rd कार्बन, ये हमेशा फ्री एंड होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं होगा। तो इस एंड को हम बोलते हैं 3' एंड। जब 3rd कार्बन फ्री घूम रहा होता है, उसके साथ कोई मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता है, तो उस एंड को हम बोलते हैं 3' एंड। और जब 5th कार्बन यानी 5th ग्रुप का जो फॉस्फोरिक एसिड है, जब वो फ्री घूम रहा होता है, तो उस मॉलिक्यूल को हम उस एंड को हम बोलते हैं 5' एंड। क्या बोलते हैं, उस एंड को हम 5' एंड। देखो यहाँ पे आपके 5th ग्रुप के आगे कोई मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे 5' एंड, मतलब इस एंड को बोलेंगे 5' एंड, और इस एंड को हम बोलेंगे 3' एंड। तो ये अपना एक स्ट्रैंड हो गया, मतलब एक स्ट्रैंड का एक पार्ट 5' एंड है, दूसरा पार्ट 3' एंड है। सेम अपोजिट स्ट्रैंड देखो, सेम उसके सामने वाला स्ट्रैंड, यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ 5th एंड ओपन दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ 3rd कार्बन खाली दिखाई दे रहा है। देखो ये 3rd वाला कार्बन खाली है, इसके आगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल अटैच नहीं हुआ है, तो इसको 3' एंड बोलेंगे। और यहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप खाली है, इसके आगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल अटैच नहीं हुआ है, तो इसको हम 5th एंड बोलेंगे, 5' एंड बोलेंगे। अब आप सोचोगे कि याद कैसे रखना है कि 5' का एंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो,
फॉस्फेट का साउंड फ से स्टार्ट होता है और फाई का साउंड फ से स्टार्ट होता है। तो फाई डैश एंड हमेशा 5th कार्बन से होता है जो फॉस्फेरिक ग्रुप को अटैच करता है। फाई डैश एंड फ फ फ, फाई डैश एंड फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है जो 5th कार्बन से अटैच्ड है। तो 5 डैश एंड यानी फ्री फॉस्फेट ग्रुप और 3 डैश एंड यानी फ्री OH ग्रुप। तो एंटी पैरेलल नेचर का मतलब क्या होता है कि आपके जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स है ये कभी भी सेम नहीं चलेंगे। एक डीएनए स्ट्रैंड 5 डैश टू 3 डैश ऊपर से नीचे आएगा और दूसरा डीएनए स्ट्रैंड नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों के सामने बार बार ए आएगा, ए के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, सॉरी जी के सामने जी आएगा, टी के सामने टी आएगा। हमको ऐसा नहीं होने देना है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मतलब क्या होता है? ए के साथ टी आना चाहिए, जी के साथ सी आना चाहिए, टी के साथ ए आना चाहिए। अब आप सोचोगे मैम अगर ऐसा पेयरिंग हुआ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि अपना ए जो है वो डबल रिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर एक डबल रिंग कंपाउंड दूसरे डबल रिंग कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे 4 रिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर ये वाला जी और जी जो है ये भी डबल रिंग कंपाउंड है तो ये भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर पे भी 4 रिंग हो गई। लेकिन टी और टी जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इधर डबल सिंगल रिंग कंपाउंड है तो ये यहाँ पे 2 ही रिंग बनेगी। तो कहीं पे 4 रिंग का कंपाउंड और कहीं पे 2 रिंग का कंपाउंड, ये तो बहुत वीक बना देगा डीएनए को। मतलब इमेजिन करो कि आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, ऐसे कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, एक जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाम्बू है और बीच में सिर्फ पतली सी रस्सी लटका दी, और फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग बाम्बू है और फिर से पतली सी रस्सी लटका दी। तो जहां जहां पे पतली रस्सी प्रेजेंट है वो रस्सी आसानी से टूट सकती है और जहां पे मोटा बाम्बू प्रेजेंट है वो मोटा बाम्बू आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसे में तो डीएनए ब्रेक होने का चक्कर है ना, डीएनए ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमको ये रिस्क उठाना ही नहीं है, हमको डीएनए को ब्रेक करना ही नहीं है, क्योंकि डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है सेल का। तो एक जगह मोटा और एक जगह पतला बनाने से अच्छा हम सारे स्ट्रैंड्स को इक्वल कर देते हैं। हम इधर पे भी 3 रिंग का कंपाउंड कर देंगे, इधर भी 3 रिंग का कंपाउंड, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो इससे क्या होगा, सारे स्टेप्स सेम हो जाएंगे, हर एक जो लैडर होगी वो सेम हो जाएगी। और ये कब देखने को मिलेगी हमको? जब हम अपने इस डीएनए स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर को उल्टा कर देंगे। मतलब अगर आप ये वाली स्ट्रैंड जो है, ये वाली स्ट्रैंड अगर आप इसको उल्टा कर दो, मतलब इसको ऐसे कर दो, तो यहाँ पे ए आ जाएगा टी के साथ, यहाँ पे सी आ जाएगा जी के साथ और यहाँ पे टी आ जाएगा ए के साथ। तो स्ट्रक्चर को उल्टा कर देने से, एक स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, तो इसको उल्टा कर देने से आपका रिंग स्टेबिलिटी हो जा रहा है। देखो ये वाला डायग्राम देखो, ए के साथ टी आ गया, इधर डबल रिंग था इधर सिंगल रिंग था, टोटल 3 रिंग। इधर जी के साथ सी आ गया, इधर डबल रिंग है इधर सिंगल रिंग, टोटल 3 रिंग। अब यहाँ पे टी है, 1 रिंग 2 रिंग, टोटल 3 रिंग। यहाँ पे भी सी है, 1 रिंग और यहाँ पे 2 रिंग, टोटल 3 रिंग। तो आप जितने भी स्ट्रक्चर देखोगे सब जगह आपको एक ही रेशियो दिखाई देने वाला है, 3 3 3 3 3। मतलब सारे स्ट्रैंड्स इक्वल रिंग कंपोनेंट कंटेन करेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे थे। एक 5 डैश टू 3 डैश के डायरेक्शन में जा रहा है और एक नीचे से 5 डैश टू 3 डैश के डायरेक्शन में जा रहा है। एंटी पैरेलल होने के वजह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी तो आपका डीएनए स्ट्रैंड स्टेबल होगा। अगर कभी गलती से ए के साथ ए बाइंड हो गया, मतलब ए के साथ टी बाइंड होना चाहिए था लेकिन ए के साथ ए बाइंड हो गया, तो वो डीएनए खराब हो जाता है, उसके वजह से म्यूटेशन हो जाता है और उसके वजह से अलग अलग बीमारी देखने को मिलती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग और एंटी पैरेलल नेचर। आई होप आपको ये इतना इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, थ्योरी देख लेते हैं टेक्स्ट बुक की, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं कि हमको टेक्सचुअल थ्योरी क्या दी गई है। देखो यहाँ टेक्सचुअल थ्योरी में हमें क्या बताया गया है। फ्यूलजेन करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्यूलजेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1924 में उन्होंने हमको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने हमको ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बनते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। He established that nucleic acids contain 2 pyrimidine and 2 purine bases. फ्यूलजेन ने हमको बताया कि डीएनए के अंदर 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्यूरिन मतलब डबल रिंग कंपाउंड, पिरिमिडीन मतलब सिंगल रिंग कंपाउंड।
विल्किंस एंड कोवर्कर्स। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, देखो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उन्होंने हमको क्या बताया, विल्किंस एंड कोवर्कर्स शोड दैट द प्यूरिन एंड pyrimidine bases are placed regularly along the DNA molecules at a distance of 3.4 angstrom। मतलब क्या बताया हमको विल्किंस एंड कोवर्कर्स ने कि आपका ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, ये दो स्ट्रैंड्स के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको नैनोमीटर में काउंट करें तो आप 0.34 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। ओके, तो दो कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के बीच में, 0.34 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। देखो, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस है तो उसको हम नाइट्रोजन बेस बोलेंगे, लेकिन अगर आप दोनों नाइट्रोजन बेस को एक साथ काउंट कर रहे हो तो इसको हम बेस पेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर। एक सिंगल नाइट्रोजन ग्रुप है तो उसको नाइट्रोजन बेस बोलेंगे, लेकिन अगर दो नाइट्रोजन बेस को आप एक साथ काउंट कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं वन बेस पेयर। फिर ये आ जाएगा दूसरा बेस पेयर, और इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे टू बेस पेयर। ओके, तो आगे देखो क्या बताया गया है। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ, डीएनए कैसे बना है, शुगर मॉलिक्यूल यानी 5 कार्बन वाली शुगर, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल है फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप। ओके, और थर्ड मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, क्योंकि प्यूरिन्स एंड pyrimidines में मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन है। ओके, दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स, इनमें कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्रिंसिपली बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, तो नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के बताए गए हैं, प्यूरिन्स एंड pyrimidine। देखो आगे क्या बताया गया है, ये आपका pyrimidine है, ये आपका प्यूरिन है। pyrimidine के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, साइटोसिन, यूरैसिल, थाइमिन, जिसमें से डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है। अगर थाइमिन प्रेजेंट नहीं है तो यूरैसिल की मदद लेते हैं, लेकिन आरएनए में ज्यादातर यूरैसिल ही प्रेजेंट होता है, आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, और प्यूरिन के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, एडिनाइन और ग्वानाइन। आप कैसे याद रखोगे, प्यूरिन कौन सा है, pyrimidine कौन सा है, ऑल गॉड्स आर प्योर, एडिनाइन एंड ग्वानाइन आर प्यूरिन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, pyrimidine का नाम बड़ा है मतलब स्ट्रक्चर छोटा है, मतलब सिंगल रिंग कंपाउंड, और प्यूरिन का नाम छोटा है मतलब स्ट्रक्चर बड़ा है, मतलब डबल रिंग कंपाउंड। ठीक है, ये देखो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस इज द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस हमेशा शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है, और फॉस्फोरिक एसिड हमेशा 5th कार्बन पे अटैच होता है, और 3rd कार्बन खाली रहता है। क्यों खाली रहता है, ताकि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इसके साथ आके जुड़ सके। अब आगे देखो क्या बताया गया है, pyrimidine बेसेस आर सिंगल रिंग मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसेस। pyrimidine कैसे है, सिंगल रिंग कंपाउंड है। देखो pyrimidine आर सिंगल रिंग कंपाउंड्स। ओके, मोनोसाइक्लिक यानी सिंगल रिंग। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरैसिल आर pyrimidines। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी सिर्फ आपको देखते जाना है। Purines are double ring compound nitrogenous bases that is dicyclic, dicyclic यानी दो रिंग का स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ऐसे दो रिंग का कंपाउंड्स, और उनके नाम है एडिनाइन एंड ग्वानाइन। अब एक नेक्स्ट फिनोमिनन है एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ ने हमको एक चारगाफ रूल दिया था। ये चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने हमको क्या बताया कि आपके डीएनए में जितने प्यूरिन्स प्रेजेंट हैं, जितने प्यूरिन्स प्रेजेंट हैं उतने ही pyrimidines प्रेजेंट रहेंगे, जितने प्यूरिन्स प्रेजेंट हैं उतने ही pyrimidines प्रेजेंट रहेंगे। मतलब रेशियो हमको हमेशा 1:1 का मिलेगा। ये देखो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे काउंट करो, एक मिनट, सॉरी, सी, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें प्यूरिन काउंट करो, प्यूरिन यानी एडिनाइन, टोटल कितने प्यूरिन काउंट करो, एडिनाइन मत काउंट करो, प्यूरिन काउंट करो। एडिनाइन और ग्वानाइन दोनों मिला के टोटल कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, दोनों मिला के टोटल कितने हैं, 8। अब pyrimidine काउंट करो, यानी कि सी और टी, अब दोनों टोटल कितने हैं काउंट करो। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 एंड 8। तो सी और टी मिला के टोटल कितने हैं, 8। तो प्यूरिन और pyrimidine का रेशियो कितना है, 1:1, यानी 1/1। तो एरविन चारगाफ ने हमको यही बताया था कि आपके डीएनए के स्ट्रैंड में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही pyrimidines होंगे,
एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, मतलब ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग काउंट हो सकता है, लेकिन कॉमन स्पीशीज में प्यूरिन और पिरिमिडीन का रेशियो हमेशा 1:1 फॉलो होता है. सो एरविन चारगाफ एस्टिमेटेड the relative amount of 4 nitrogen bases, that is adenine, thymine, cytosine and guanine in DNA. हर एक डीएनए में, मतलब हर एक स्पीशीज के डीएनए में कितना प्यूरिन है, कितना पिरिमिडीन है, उसके ऊपर एरविन चारगाफ ने स्टडी की थी, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में. They observed that the pyrimidine and purine always occur in equal amount, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ. जितना प्यूरिन प्रेजेंट रहेगा उतना ही पिरिमिडीन प्रेजेंट रहेगा. अगर प्यूरिन 8 है तो पिरिमिडीन भी 8 है, मतलब रेशियो आपको मिलेगा 1:1 का. ओके उन्होंने और एक चीज हमको बताई. They also found that the base ratio A+T and G+C may vary in the DNA of different groups of animals and plants, but A+T and G+C ratio remains constant for a particular species. मतलब क्या बोला गया है कि अगर आप A+T का वैल्यू देखने जाओगे तो शायद इसका वैल्यू अलग मिले और G+C का वैल्यू आपको अलग देखने को मिले. ठीक है, A+T अपॉन G+C का वैल्यू आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है अलग अलग स्पीशीज में. लेकिन अगर आप एक ही स्पीशीज की बात करो तो एक ही स्पीशीज में आपको हमेशा सेम कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगी. देखो ये सब भूल जाओ, एक चीज याद रखो. चारगाफ रूल क्या था कि एक डीएनए में जितना प्यूरिन रहेगा उतना पिरिमिडीन रहेगा और हमको हमेशा 1:1 का रेशियो देखने को मिलेगा. दिस वाज चारगाफ्स रूल, इतना याद कर लो. ओके अब आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस किया है, फटाफट देख लेते. वीडियो बहुत लंबी हो गई है आई नो, लेकिन इंपॉर्टेंट है. DNA is a very long chain made up of alternate sugar and phosphate groups. DNA कैसे बना है? न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से बना. न्यूक्लियोटाइड कैसे बने? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस. द शुगर इज ऑलवेज डीऑक्सीराइबोस. डीएनए की शुगर कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोस, यानी एक ऑक्सीजन कम होता है राइबोस शुगर में. एंड इज ऑलवेज जॉइंट टू द फॉस्फेट इन द सेम वे so that the long chain is perfectly regular. मतलब क्या बोला गया है कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा सेम बॉन्ड बनाते हैं. रिपीटिंग द सेम फॉस्फेट शुगर सीक्वेंस ओवर एंड ओवर अगेन. मतलब आपको क्या बोला गया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो देखो ये एक शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरा शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये तीसरा शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप. आपको बार बार सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है. तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन. इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए की शुगर फॉस्फेट बैकबोन. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये जो बीच का नाइट्रोजन बेस है ये अपने डीएनए का दिल है और ये जो अपना शुगर और फॉस्फेट का बॉन्ड है ये अपने सेल का रीढ़ का हड्डी है. ठीक है, डीएनए का दिल है उसका नाइट्रोजन बेस और शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल है उसकी रीढ़ की हड्डी. ओके यानी कि बैकबोन. All right, so each sugar of the sugar phosphate chain has a base attached to it and the base is not always the same. मतलब क्या बोला गया है? ये देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही थी, 1 सेकेंड. हाँ ये देखो, हर शुगर के पास एक नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, लेकिन हर बार ये नाइट्रोजन बेस सेम रहेगा ऐसा नहीं है. कभी ए होगा, कभी जी होगा, कभी सी होगा, कभी टी होगा, कोई भी नाइट्रोजन बेस अटैच हो सकता है. और इसके सामने मतलब अपोजिट स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस अटैच्ड होगा. ठीक है, फिर से पीछे आते हैं, देखो क्या बताया गया. ईच शुगर ऑफ द शुगर फॉस्फेट चेन हैज अ बेस अटैच्ड टू इट एंड द बेस इज नॉट ऑलवेज द सेम. This unit which consists of a sugar, phosphate and a base is called nucleotide. तो जब भी आपको ऐसा कोई शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिले तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर. ये एग्जाम आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है. ये क्वेश्चन आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि 12th में भी आपको डीएनए के ऊपर डिटेल स्टडी दी गई है. ओके The nitrogen base and a sugar of a nucleotide form a molecule called nucleoside. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इस स्ट्रक्चर में से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दो, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस अगर बचेंगी तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. क्या बोलते हैं इसको? हम न्यूक्लियोसाइड. बिना फॉस्फेट के हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे और फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. ठीक है, अब याद कैसे रहोगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो न्यूक्लियोटाइड में टी आता है, टी से 3 मॉलिक्यूल्स, टी का स्पेलिंग मतलब 3 का स्पेलिंग टी से स्टार्ट होता है. तो न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस. अगर तीनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ऐसा आप याद रख सकते हो. ठीक है, सिली ट्रिक है, याद हो जाए तो ठीक है. आगे देखो क्या बताया गया है. न्यूक्लियोसाइड डज नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप. 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर फाउंड इन द डीएनए मॉलिक्यूल. यानी कि कौन सा नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो. In a nucleoside, nitrogen base is attached to the first carbon atom
of the sugar, and when a phosphate group gets attached with that of the carbon 5 of the sugar molecule, a nucleotide molecule is formed. जो अभी आपको बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। आप फॉस्फेट को भूल जाओ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है, ये न्यूक्लियोटाइड। प्लीज याद रखो, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है, फॉस्फेट को साइड में निकाल दिया जाता है। आगे देखो क्या बताया गया है, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपका डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके, मतलब देखो ऐसे, एक मिनट, ये देखो कितने सारे, एक मिनट ये मैं स्लाइड क्लीन कर दूं, कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल से मिलके आपका एक डीएनए स्ट्रैंड बना है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि डीएनए प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, वैसे ही डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ओके, द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड विद द 5th कार्बन एटम ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड with that of the 3rd carbon atom of the deoxyribose sugar of the nucleotide placed just above it। मतलब इतने लंबे सेंटेंस का मतलब क्या है, आपको डेफिनेशन आता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक्सप्लेन करो। देखो ये डायग्राम देखो, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ये आपका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का 3rd कार्बन खाली है, और ये जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, इसका जो फॉस्फोरस ग्रुप है वो 5th कार्बन से अटैच्ड है। कौन से कार्बन से अटैच्ड है, 5th कार्बन से अटैच्ड है। तो जब ये फॉस्फोरस ग्रुप आपके इस OH ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे हमको डाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, टोटल 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइएस्टर। डाई मतलब 2, और इनके बीच में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के फॉस्फोरस ग्रुप के बीच में। बड़ा डेफिनेशन है, इतने पार्ट को रिवाइंड करके देखो, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो क्या बताया गया है, single long chain of polynucleotides of DNA consist of one end with sugar molecules not connected with the other nucleotide having C3 carbon not। देखो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या बताया जा रहा है, अगर आप डीएनए का एक स्ट्रैंड देखोगे तो इस स्ट्रैंड का जो एंडिंग वाला पार्ट है, इस एंडिंग वाले पार्ट की जो शुगर होगी, रुको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, ऐसा समझो अपना एक स्ट्रैंड है, तो इस एक स्ट्रैंड का जो एंडिंग वाला पार्ट होगा उसकी जो शुगर होगी उसका 3rd कार्बन हमेशा खाली रहेगा, और ये वाले पार्ट का जो 5th कार्बन है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमेशा खाली रहेगा। तो इस 3rd कार्बन के खाली एंड को हम बोलते हैं C' एंड, और इस 5th एंड को हम बोलते हैं Phi' एंड, मतलब जो किसी से नहीं जुड़ा है, 3rd कार्बन जो दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है, और 5th कार्बन जो दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है। तो इन एंडिंग पॉइंट्स को हम बोलते हैं 3' एंड Phi' एंड। क्या बोलते हैं इसको हम, 3' या Phi' एंड, और बहुत सारे टीचर्स इसको 3' एंड Phi' भी बोलते हैं, मतलब ये जो डैश है इसको प्राइम भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब आगे देखो क्या बताया गया है आपको, द सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नॉट स्ट्रेट बट इट इज हेलिकल इन शेप। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा हेलिकल होता है, ऐसा स्ट्रेट सादा मॉलिक्यूल नहीं है, ये जलेबी की तरह गोल गोल स्ट्रक्चर है। द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सच 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ऐसे 2 चेन्स एक साथ आकर मिलते हैं, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, C will always bind with G, T will always bind with A, मतलब purine will always bind with pyrimidine. Okay, the 2 complementary polynucleotide chains of DNA are held together by the weak hydrogen bonds। और ये अपना जो नाइट्रोजन बेसिस होता है A और T, इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एडिनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन एंड ग्वानाइन विल ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया। Adenine thymine pair consists of 2 hydrogen bonds and guanine cytosine pair consists 3 hydrogen bonds। क्यों, क्योंकि एडिनाइन थाइमीन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्वानाइन साइटोसिन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। Thus, if the sequence of bases of a polynucleotide chain is known, that of the other can be determined। तो अगर अपने को डीएनए स्ट्रैंड का एक
सीक्वेंस भी पता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड और कौन सा नाइट्रोजन बेस यूज हुआ है, तो दूसरा स्ट्रैंड हम ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा न्यूक्लियोटाइड बना के देंगे और ऐसे बॉक्स ब्लैंक छोड़ के देंगे और आपको बोलेंगे कि इधर पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा या कौन सा नाइट्रोजन बेस आएगा। तो अगर आपको पता है कि सी के साथ जी बाइंड होता है तो आप आराम से लिखोगे कि इधर पे जी आएगा, इधर पे ए आएगा, इधर पे सी आएगा। तो ये याद रखना, ए ऑलवेज बाइंड्स विद टी, जी ऑलवेज बाइंड्स विद सी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम बढ़ गए हैं इस टॉपिक के एंडिंग की तरफ। डू यू नो में हमको क्या बताया गया है, दो ऐसे स्पेशल साइंटिस्ट थे वॉटसन और क्रिक, इनका बहुत ही ज्यादा रोल है। ओके, वॉटसन एंड क्रिक डिड नॉट कंडक्ट एनी एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए। इन्होंने डीएनए के ऊपर स्पेसिफिकली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको नोबेल प्राइज मिला। क्रिक वॉज एक्सपर्ट इन फिजिक्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड वॉटसन वॉज एक्सपर्ट इन वायरल एंड बैक्टीरियल जेनेटिक्स। मतलब जो क्रिक करके साइंटिस्ट थे वो फिजिक्स के एक्सपर्ट थे और जो वॉटसन थे वो वायरल और बैक्टीरिया के जेनेटिक्स के एक्सपर्ट थे। दे ओनली एनालाइज्ड एंड कॉम्प्रीहेंडेड, कॉम्प्रीहेंड करना यानी कंक्लूजन देना। उन्होंने सिर्फ डीएनए के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया और एक कंक्लूजन दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मतलब हमारी मेहनत किसने की, आर फ्रैंकलिन, रोजलिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, एम विल्किंस और आर फ्रैंकलिन ने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया और उनको मदद की वॉटसन और क्रिक ने। तो वॉटसन और क्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वॉटसन और क्रिक ने ही हमको डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताने में हेल्प की थी। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए का मॉडल देखो इधर बताया गया है। वॉटसन और क्रिक ने क्या बताया, DNA molecule consists of two strands twisted around each other in the form of double helix। वॉटसन और क्रिक ने हमको क्या बताया कि डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में, दो स्ट्रैंड्स एक साथ जुड़ जाती हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। The two strands that is polynucleotide chain are supposed to be in opposite direction। ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसे प्रेजेंट होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होती हैं। तो एक स्ट्रैंड का 3' एंड दूसरे स्ट्रैंड के 5' एंड के सामने आता है और दूसरे स्ट्रैंड का 5' एंड, समझो ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है, तो इसका 5' एंड इसके 3 के सामने, इसका 3' एंड इसके 5 के सामने, तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, वन टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए मेजर्स अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पे कि अपना जो डीएनए मॉलिक्यूल है, आप अगर इसका एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो ये डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा ऐसे रोटेट होते रहता है, हमेशा क्या होते रहता है, रोटेट होते रहता है। तो एक बार अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल टर्न हो गया, समझो आपने चोटी बांधी है, तो चोटी का आपने एक प्लेट ऐसे टर्न कर दिया, फिर नीचे वाला प्लेट ऐसे, फिर उसके नीचे वाला प्लेट उल्टा डायरेक्शन में। तो जब आप प्लेट्स को उल्टा उल्टा डायरेक्शन में टर्न करते हो, तो जब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट टर्न लेता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये देखो 1 मिनट, ये देखो इस पार्ट की कर रही हूँ मैं बात। ये वाला डीएनए स्ट्रैंड का टर्न इस साइड हुआ है, ठीक है, पर ये वाला टर्न फिर इस साइड होगा, फिर ये वाला टर्न इस साइड होगा, फिर ये वाला टर्न इस साइड होगा। तो इस टर्न को हम बोलते हैं, ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 34 एंगस्ट्रॉम का। अगर नैनोमीटर्स में काउंट करोगे तो 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है टोटल, 3.4 नैनोमीटर का। It consists paired nucleotides and the distance between two neighboring pair nucleotides is 3.4 angstrom। मतलब क्या बोला गया है, आपका जो एक टर्न है, एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है, और इसके बीच में, मतलब समझो ऐसा आपका एक टर्न है और इसके बीच में क्या आते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स आते हैं और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.4। तो 3.4 इंटू 10 करो, आपको कितना मिलेगा, 34। यानी कि एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स प्रेजेंट है, 5 पेयर प्रेजेंट है। देखो इधर काउंट करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर यहाँ पे बीच में एक छुप गया है 5, ये 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे एक बीच में छुप गया है 10। तो एक टर्न में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। कितने प्रेजेंट रहते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर प्रेजेंट रहते हैं। द डायमीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल हैज बीन फाउंड टू बी 20 एंगस्ट्रॉम। आप अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर मेजर करोगे, अंदर का, ये अंदर का डायमीटर अगर आप मेजर करोगे तो वो और भी ज्यादा छोटा बताया गया है। देयर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे नेचर में अपने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लाइक बैक्टीरियोफाज, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप का वायरस, बैक्टीरियोफाज साई and Psi-X174 and several bacterial viruses which possess
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो देखो अब ये थोड़ा सा हट के कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे, अभी पढ़ के टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि डीएनए वैसे तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन प्रकृति में ऐसी अजूबे अजूबे चीजें प्रेजेंट हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ वायरसेस ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरियोफाजेस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम 12th में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ये एग्जाम में आता नहीं है पर आपको ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का जो एक टर्न होता है वो एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स आते हैं, एक पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। ओके, तो ये जो बड़ा सा टर्न हुआ है डीएनए का, इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। ये बड़े टर्न को हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो बड़ा वाला स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव, और ये जो छोटा स्पेस प्रेजेंट रहता है इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। ग्रूव मतलब क्या होता है, कर्व वाला पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत मेहनत की है इजी तरीके से ये सेशन एक्सप्लेन करने की। प्लीज वीडियो को पूरा देखना और 2 बार देखना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 12th में आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। हमने 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की नोट्स पूरी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी है, बायो की हाफ नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्ञान लैब ग्रुप को ज्वाइन करो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है टेलीग्राम ग्रुप की, उस लिंक पे क्लिक करो या डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, वहां ज्ञान लैब सर्च करो, कुछ 4,500 से ज्यादा मेंबर्स है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी नोट्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम आपके लिए सरप्राइज वीडियोस लाने वाले, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि ये वीडियो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितनी ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करोगे उतनी ज्यादा आपको मैं न्यू सरप्राइजिंग वीडियोस लाऊंगी। और अभी ये चैप्टर जो है ये 2 से 3 सेशन और लगेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर वही, मेजॉरिटी जो होगा मैं नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट करूंगी, ठीक है। चलो बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो। एग्जाम भले ही आपका पोस्टपोन हो गया है या प्रमोटेड कर दिया गया है, आप उसके बारे में दिमाग से निकाल दो। अगर आपने साइंस लिया है तो आप अच्छे से पढ़ो ताकि 12th में अच्छे मार्क्स आ सके, और 11th उसका बेस है। तो अच्छे से पढ़ो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी बेसिक नॉलेज मिल सके और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं जल्दी। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, सी यू सून।